हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ फटीग फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, बेसिकली फटीग फेलियर होता क्या है? फटीग फेलियर इज द फॉर्मेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक ड्यू टू रिपीटेड और साइक्लिक लोड। ठीक, ये फेलियर क्यों होता है? ये होता है रिपीटेड और साइक्लिक लोडिंग की वजह से। ठीक, और क्योंकि ये 90% मटेरियल जो है, खासकर मेटल्स, वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में 90% मटेरियल जो है फटीग फेलियर की वजह से फेल होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फटीग फेलियर। तो बेसिकली जो फटीग फेलियर होता है वो ब्रिटल नेचर का होता है, ब्रिटल लैग नेचर का होता है। ब्रिटल लैग नेचर से मेरा मतलब ये है कि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा देखा जाता है। इसका ब्रिटल लैग से मेरा ये मतलब है कि उसमें जो फेलियर है वो एकदम से हो। ठीक है, तो इवन इन डक्टाइल मटेरियल यू आर नॉट गोइंग टू सी मच इलोंगेशन। वो जो है बहुत जल्दी ड्यू टू फटीग फेलियर इन केस ऑफ रिपीटेड और साइक्लिक लोडिंग में वो फेल हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली रिपीटेड और साइक्लिक लोडिंग कैसी होगी? तो अगर आप सपोज करिए आप किसी कंपोनेंट पे स्ट्रेसेस लगा रहे हैं और वो साइक्लिक टाइप के हैं। ठीक, एक ऐसे आपने इस तरह से लोडिंग स्टार्ट करी और फिर ये सबसे रिवर्स स्ट्रेस वाली कंडीशन में है। तो इन दिस केस आपने किसी चीज़ पे पॉजिटिव स्ट्रेस लगाया और फिर नेगेटिव स्ट्रेस लगाया, फिर पॉजिटिव स्ट्रेस लगाया, फिर नेगेटिव स्ट्रेस लगाया, फिर पॉजिटिव। इस तरह से जो लोडिंग है उसको हम लोग साइक्लिक लोडिंग बोलेंगे। ठीक, और ये जो कंडीशन हमने देखी है इस वाले केस में, इसमें क्या है कि जितना ये पॉजिटिव में हम स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ही नेगेटिव में स्ट्रेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको रिवर्स बोलते हैं। ठीक, जैसे आपने कई बार किसी वायर को, मेटल के वायर को ब्रेक डाउन करने के लिए आपने क्या करा होगा, ये सपोज मेटल का वायर है, यू जनरली व्हाट यू डू कि अगर आप इसको सीधे इसको बीच से ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस जगह से क्रैक लाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार ट्विस्ट करेंगे डाउनवर्ड की तरफ, इस तरह से इस शेप में लाएंगे, फिर एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में लाएंगे, नीचे फिर डाउनवर्ड। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वायर है उसमें जो देखिए इस जगह पे जब ये आप इसको डाउनवर्ड के इस तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन ये जो अपर लेयर है इसकी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से ट्विस्ट होगा। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो अपर पोर्शन है इस टाइम पे यहाँ पे स्ट्रेस इस तरह से खिंचाव आ रहा है। ठीक, और नीचे वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन की कंडीशन आ रही है। ठीक, सिमिलरली जब आप इसको और अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू वॉच, इस तरह से आप करेंगे इस वायर को। इन दैट केस जो अपर पोर्शन होगा उसमें इस तरह से कंप्रेशन आएगा और ये जो है नीचे वाले पोर्शन में टेंशन आएगा। और जब आप इसको रिपीटेड करते हैं देन यू विल फाइंड दैट आफ्टर सम टाइम द वायर गेट इजिली ब्रेक्ड। ठीक है, जो मेटल का जो वायर है वो इजिली ब्रेक हो जाता है। अगर आप सीधे खींचेंगे इस तरह से, इट इज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू दिस। ठीक, तो ये किस लिए हुआ? ये हुआ आपके फटीग लोडिंग की वजह से। ठीक, तो इसको और समझते हैं। ये जो मैंने ये जो लोडिंग इस वाली ग्राफ में दिख रही है दैट इज योर रिवर्स केस। ओके, सिमिलरली रिपीट ये फुली रिवर्स केस में, फुली रिवर्स का मतलब है कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव में। अगर मैं इसी को रिपीटेड बोलूं, रिपीटेड सिर्फ रिपीटेड का मतलब है कि देखिए अगर इस वाली कंडीशन में गया जितना पॉजिटिव में गया उतना नेगेटिव में गया। अगर मैं इसको रिपीटेड बोलना चाह रहा हूँ तो दिस इज ऑल्सो रिपीटेड, बट सिंपल रिपीटेड वाले केस में क्या होगा कि ये जो लोडिंग आप लगा रहे हैं दैट इज नॉट इक्वल, मैक्सिमम इज मच हायर। ठीक है, मैक्सिमम की रेंज इज मच हायर एज कंपेयर टू योर लोअर पोर्शन इन दिस ग्राफ। ठीक है, या फिर लोअर की ज्यादा हो मैक्सिमम की कम हो। ये देखिए रेंज काफी बड़ी है लोअर वाले में, और अपर वाले में जो है स्ट्रेस वैल्यू आप यू आर गोइंग टू अप्लाई मच हायर स्ट्रेस वैल्यू। दिस इज कॉल्ड रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल। तो जनरली ये चीज है, लेकिन रैंडम साइकिल्स जो ज्यादातर कंपोनेंट्स में हम लोग देखते हैं दैट इज योर रैंडम साइकिल्स। ठीक है, जो आप
ज़्यादातर मशीन्स में जो है रैंडम साइकिल लगते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी आर गोइंग टू स्टडी दीज साइनसोइडल वेव्स। ओके, जो एक्चुअल में वो जो लोडिंग होती है, स्ट्रेस लगते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं, रैंडम टाइप के होते हैं, बट इसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी समझ को इजी करने के लिए हम लोग इसको साइनसोइडल की तरह स्टडी करते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये देख, आप जैसे समझ इस वाले ग्राफ से देख रहे हैं कि ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक गया, फिर ये मिनिमम वैल्यू तक गया, ये मैक्सिमम वैल्यू तक गया, ये स्ट्रेसेस हैं मैक्सिमम टू मिनिमम। ओके, तो एक टर्म होता है मीन स्ट्रेस। इट इज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, these fours are very very important. So basically it is the average of maximum and minimum is called a mean. Okay, if it is a reverse condition, then mean value will be at 0. ठीक है, 0 पे होगी mean value, so in that case sigma m is going to be 0. Okay, but if it is not fully reversed, then in that case द मीन वैल्यू में बी इन अपर पोर्शन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी अपर पोर्शन में आएगी। तो ये जो है आप क्या करें, सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, यू आर गोइंग टू गेट द मीन स्ट्रेस। ओके, सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द रेंज, तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या है, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को घटा देंगे, तो यू विल गोइंग टू फाइंड द रेंज। ओके, और ये सिंबल साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे, यानी अगर वो टेंसाइल लोडिंग में की कंडीशन, देखिए यहाँ पे क्या है, ये टेंसाइल लोडिंग कंडीशन है, देन यू आर गोइंग टू टेक द इट इज पॉजिटिव, और कंप्रेशन है देन यू आर गोइंग टू टेक इट नेगेटिव। ओके, तो यू विल फाइंड द रेंज ऑफ दिस बाय सब्ट्रैक्टिंग मैक्सिमम टू मिनिमम। Okay, and the stress amplitude is the range divided by 2. Okay, so sigma max minus sigma minimum divided by 2, you will get the stress amplitude in that case. And similarly the stress ratio is sigma minimum divided by sigma maximum, you will find the stress ratio in this. So these are the some of the important thing what you need to know. नेक्स्ट इज योर हाउ टू डू फटीग टेस्टिंग। ठीक है, हम लोग जो स्पेसिमेन टेस्ट करते हैं, मतलब जो फटीग है उसका, किसी मटेरियल के फटीग टेस्टिंग करने के लिए हम किस तरह से टेस्ट करते हैं उसको समझते हैं। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से मशीन होती है, इसमें बेरिंग होल्डिंग में आप कोई स्पेसिमेन इस तरह से लगाएंगे, और ये जो है मोटर इसको कपलिंग के थ्रू इस तरह से रोटेट कराएंगे हम लोग इसको। ठीक, तो बेसिकली इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बेरिंग, इसमें हम लोड्स लगा देते हैं बेरिंग के हाउसिंग पे। सो व्हाट इज, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो स्पेसिमेन है वो इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, मतलब एक्चुअल सेम चीज है, स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से होगा स्पेसिमेन। ठीक है, और जब इसमें लोडिंग की वजह से इट इज गोइंग टू बेंड, इस तरह से कुछ बेंड हो जाएगा ये। ओके, सो इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये खिंचाव हो रहा है। ठीक, इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे वाली लेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से खिंचाव हो रहा है, बट जैसे ही ये वाला जो पोर्शन है, ये जब अपर में जाएगा, देन क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन आएगा। ओके, और जब ये ऐसे ये जो मोटर जो है रोटेट होती रहेगी, तो ये जो है साइक्लिक लोडिंग लगाएगा इस पे। कैसे, ये नीचे वाला पोर्शन अप जाएगा तो उस पर कंप्रेशन आएगा, और जब ऊपर वाला पोर्शन नीचे पे आएगा, देन इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द टेंसाइल लोडिंग। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द लोड। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम इसमें जो साइक्लिक लोडिंग है वो लगा पा रहे हैं। एक बार कंप्रेशन में ये यहाँ पे टेंशन में जा रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे यही चीज कंप्रेशन में जा रही है। जब ये एक साइकिल ये नीचे से ऊपर जाएगा ये वाला पोर्शन, देन इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द कंप्रेशन,
देन जब ये नीचे आएगा तो टेंशन देन कंप्रेशन देन टेंशन देन कंप्रेशन. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द साइक्लिक लोडिंग ऑन द ट्रेस स्पेसिमेन. ठीक, उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको साइक्लिक लोडिंग पे देखते हैं कि ये कितने देर बाद कितने नंबर ऑफ इसमें काउंटर्स लगे होते हैं. ठीक है, ये काउंट करता है कि ये कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ने कंप्लीट करे. ठीक है, और उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं. उससे हम बताते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ने करे हैं. 10 की पावर 3 10 की पावर 4 कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ने कंप्लीट करें, ये हमें पता चल जाता है. ठीक, तो ये चीज़ हम इस तरह से पता करते हैं. कुछ ये एक तरह की फटीग टेस्टिंग मशीन इस तरह से होती है. कुछ उसके कुछ वेरिएशंस भी हैं. जैसे इन दिस फिगर यू कैन सी द हम लोग कैसे लगा रहे हैं इसमें फटीग लोडिंग. इसमें हम लोग टेंशन और कंप्रेशन लगा रहे हैं. ये जो जॉज हैं, इसको स्पेसिमेन को इस तरह से पकड़े हैं और ये इसको इस तरह से खींच रहे हैं डाउनवर्ड, और फिर थोड़े टाइम बाद इसको कंप्रेस करेंगे. ठीक, तो इस तरह से हम इसमें जो है साइक्लिक लोडिंग लगा सकते हैं. सिमिलरली कुछ मशीन्स कुछ इस तरह से भी होती हैं जो इस तरह से दिखती हैं. इसमें बेसिकली क्या होगा, ये है उसका फिगर. तो इसमें स्पेसिमेन इस तरह से लगा होता है. ठीक, और यहाँ से मोटर रोटेट करती रहेगी. इन दिस केस द लोड इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, और ये क्या करेगा, इस तरह से सैग करेगा. ओके, तो जो अपर पोर्शन है वहां पे टेंशन आ रहा है. ठीक, और जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है. ठीक, तो और जब ये रोटेट होगा तो दिस साइकिल इज गोइंग टू बी रिपीटेड. ओके, दिस इज हाउ. और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें काउंटर्स लगे होते हैं, वो काउंट करते हैं कि इतने नंबर ऑफ साइकिल्स ने कंप्लीट करी है. इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो स्पेसिमेन है जिसकी हम टेस्ट कर रहे हैं स्पेसिमेन की, वो कितने नंबर ऑफ साइकिल पे ब्रेक डाउन कर दी. ओके, अब बात ये आती है कि हम इसका करना क्या चाह रहे हैं. हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें बहुत सारे स्पेसिमेन, एक जैसे स्पेसिमेन बहुत सारे बनाते हैं. ठीक है, अगर आपको एक एसएन कर्व बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो एसएन कर्व में बेसिकली हम लोग इसमें एसएन कर्व में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेस एम्पलीट्यूड होता है. स्ट्रेस एम्पलीट्यूड इज योर दिस सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2. ओके, और क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें लोडिंग लगाने के टाइम पे इसमें जितना मैक्सिमम दे रहे हैं उतना ही मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लोड लगा एक बार अप्लाई कर दिया है, तो जितना मैक्सिमम जाएगा उतना ही मिनिमम जाएगा. ओके, सो इसमें स्ट्रेस उसके थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं स्ट्रेस एम्पलीट्यूड. Okay, sometimes you will find that in some books it is written range of stress. Okay, stress range से भी इसको डिनोट करते हैं जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है. वो सेम चीज है, it is only divided by 2. Okay, तो the basic phenomena which is your sigma max minus sigma minimum is same. Okay, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको स्ट्रेस एम्पलीट्यूड को देखेंगे. तो जो S है उसमें इस तरफ है S. ठीक है, विच इज योर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड. एंड जो हमारी जो एक्स एक्सिस है, इट इज शोइंग योर नंबर ऑफ साइकिल्स इन लॉगरिथमिक स्केल. यानी जो लॉगरिथमिक स्केल में हम लोग इसको नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, एंड जो स्ट्रेस वैल्यू है वो हमारी है वाई एक्सिस पे. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें जो इस मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, उसमें जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है उसके जो भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी उसकी लगभग उसके 2/3 से इस लोडिंग को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इस लोडिंग को हमने स्टार्ट करा और सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा. ठीक, एक पॉइंट मिला, ये हमें एक स्पेसिमेन से मिला, फिर हम दूसरा स्पेसिमेन लगाएंगे, फिर दूसरा पॉइंट मिलेगा, वैसे तीसरा पॉइंट मिलेगा, चौथा पॉइंट मिलेगा. अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें लोडिंग घटाते चले जा रहे हैं. ठीक है, तो पहले सबसे ज्यादा लोडिंग वाले पॉइंट को देखेंगे. ठीक, उसमें हमारे कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स होंगी, इसने कंप्लीट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे लोडिंग घटाएंगे, तो कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करेगा, फिर धीरे धीरे लोडिंग घटाएंगे. देन यू विल फाइंड आफ्टर सम टाइम
द कर्व गोइंग टू गेट फ्लैटर्ड। ठीक है, ये फिनोमिना है। ये जो इस तरह का ये कर्व जो है आप एसन कर्व बना पाएंगे जब आप बहुत सारे स्पेसिमेन को टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें एक चीज बता दूं, ये स्टैटिकल इन नेचर है। स्टैटिकल इन नेचर का मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी पे बेस है। ठीक, और स्टैटिकल पे बेस है, स्टैटिक्स पे बेस है, क्योंकि देखिए एक स्पेसमेन यहाँ पे ब्रेक डाउन करा, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में आए, कुछ यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे, कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा, कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा, कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो इसके बीच में हम लोग एक लाइन फिट करते हैं। ठीक है, इस तरह से। और जैसे जैसे आप स्ट्रेसेस की वैल्यू घटाते चले जाएंगे, देन यू विल फाइंड इन केस ऑफ फेरस मटेरियल्स और टाइटेनियम बेस्ड अलॉय द कर्व इज गोइंग टू गेट फ्लैट। ठीक, और इन केस ऑफ नॉन फेरस अलॉयज सच एज एल्युमिनियम बेस्ड, कॉपर बेस्ड एंड मैग्नीशियम बेस्ड, द कर्व इज डिक्लाइनिंग। ये जो है कभी भी फ्लैट नहीं होता है। ठीक, इससे पहले एक चीज बता देता हूं कि देखिए जो फेरस मटेरियल है उसमें यू आर गोइंग टू गेट द फटीग लिमिट। ठीक है, जिसको हम लोग कई बार एंड्योरेंस लिमिट भी बोलते हैं। तो इस ग्राफ से आप ये जो आयरन के क्ले ग्राफ है उससे देखिए कि ये जो देखिए सपोज करिए आपने यहाँ पे कोई स्ट्रेस लगाया, ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग ये नंबर ऑफ साइकिल आई। ये जब यहाँ पे आप जैसे जैसे स्ट्रेस कम करेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, ये जैसे आपने स्ट्रेस कम करा यू आर गोइंग टू गेट द नंबर ऑफ साइकिल। ठीक, तो ये तो इंट्यूशन से भी आ रहा है कि जैसे जैसे आप जो है स्ट्रेस के वैल्यू को घटाते चले जाएंगे देन यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ साइकिल इज इंक्रीज। ठीक है, वो जो काउंटिंग है वो ज्यादा ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। बट आफ्टर सर्टेन लोडिंग, ठीक है, इस लिमिट फटीग लिमिट के बाद इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके नीचे जब भी आप कोई लोड लगाएंगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स इज गोइंग टू गेट इनफाइनाइट। ठीक है, ये थ्योरेटिकली ये स्पेसिमेन कभी ब्रेक डाउन ही नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फटीग लिमिट। अगर आपकी जो स्ट्रेस की वैल्यू जो आपने अप्लाई करी है किसी कंपोनेंट पे फटीग और उसमें फटीग लोडिंग हो रही है और वो इस फटीग लिमिट से नीचे है, देन आप उस कंपोनेंट को थ्योरेटिकली कितना भी चलाएं, कितने भी रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल करें, इट इज नॉट गोइंग टू फेल। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके नीचे जो फटीग लिमिट है उससे नीचे हम लोग उस पर लोडिंग कर सके। ठीक है, तो बेसिकली ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल दे पाएगा आपको। ठीक, इन केस ऑफ फेरस मटेरियल, बट और इसको एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं और फटीग लिमिट बोलते हैं। ठीक, बट इन केस ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम अलॉयज यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस फटीग लिमिट। ठीक, तो हम लोग क्या, हम अब भाई हमें कंपोनेंट डिजाइन तो करना ही है, हम इनफाइनाइट नंबर साइकिल के लिए तो कह नहीं सकते। सो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक रेंज डिफाइन कर लेते हैं कि इससे नीचे जो है हमारा अगर कंपोनेंट फेल हो रहा है, सपोज करिए मैंने 10 की पावर 6 बोले, जनरली हम 10 की पावर 6 या 10 की पावर 7 इस तरह से बड़ी वो वैल्यू ले लेते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस वैल्यू होगी इन केस ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम, उसको हम लोग बोल देते हैं इसको फटीग स्ट्रेंथ। ओके, सो इन केस ऑफ हम लोग क्या करते हैं एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, उसमें हम लोग फटीग स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फटीग लिमिट वाला जो फिनोमिना है वी आर गोइंग टू गेट इन फेरस मटेरियल्स, आयरन और टाइटेनियम बेस्ड अलॉयज। बट इन केस ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, क्योंकि ये ग्राफ जो है आप टेस्टिंग के बाद हमें ये पता है कि ये इस तरह से डाउन चलता ही चला जाता है, कहीं तो हमें रुकना ही पड़ेगा। सो वी डिसाइड दैट इट इज 10 की पावर 6 और 10 की पावर 7, हम काफी हाई नंबर ऑफ साइकिल को करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो वैल्यू है उसको ले लेते हैं, उसके नीचे जो भी स्ट्रेस को हम कहते हैं कि ये ठीक है, ये इतना सेफ है, इसको हम चला सकते हैं। ठीक, इस तरह से ये एसन कर्व हमारा प्लॉट होता है और उसको इस तरह से समझा जाता है। ठीक, इसका ये मतलब है, और हम कोशिश करते हैं कि ये फटीग लिमिट के नीचे ही हम लोग काम करिए। और इन केस ऑफ दीज नॉन फेरस अलॉयज वी आर गोइंग टू वर्क बिलो द फटीग स्ट्रेंथ। ठीक, ये जो फटीग लिमिट वाला जो फिनोमेना है यू आर गोइंग टू गेट इन फेरस मटेरियल। ओके, इट्स क्लियर। नाउ
एक चीज आती है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज योर हाई साइकिल फटीग एंड लो साइकिल फटीग. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई साइकिल एंड लो साइकिल फटीग? सो व्हाट हैपेंड कि अगर हमारी जो देखिए हम जो ये हमारा एसन कर्व है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक, ये जो एग्जांपल है ये फेरस मटेरियल का फ्लेम दिखा रखा है इस वाले प्लॉट में. सो व्हाट इज हियर कि सपोज करिए एक लाइन है, ये 10 के पावर 3 के लिए है. ठीक, या इसको जनरली हम लोग 10 के पावर 4, 10 के पावर 3 टू 10 के पावर 6 के बीच में लेते हैं. ठीक, ये लाइन को 10 के पावर 4 से 10 के पावर 6 के बीच में बनाते हैं. सो ये जो लाइन है वो क्या दिखा रही है, इसके नीचे जो नंबर ऑफ साइकिल्स है इट इज कंसिडर्ड लो साइकिल फटीग एंड इसके ऊपर जो है हाई साइकिल फटीग. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए अगर इस ग्राफ से इस तरफ है, ठीक है, और यहाँ पे फेलियर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये हायर रेंज ऑफ स्ट्रेसेस के करस्पॉन्डिंग फेलियर हो रहा है, और ये जो है लोअर रेंज ऑफ स्ट्रेसेस के करस्पॉन्डिंग फेलियर हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल इज लेस. ठीक है, यहाँ पे 10 के बाद 3 से लेस नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पे जो है आपकी यू आर गोइंग टू गेट. इन केस ऑफ हाई साइकिल फटीग क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है आपका जो फेलियर हो रहा है इट इज ऑन द हाई नंबर ऑफ साइकिल. ओके, तो इसके लिए हम लोग जो है स्ट्रेस बेस्ड अप्रोच का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें, हम लोग इसमें सिंपल ये जो ग्राफ है उससे समझने की कोशिश करते हैं. क्योंकि ऐसा हमें इस वजह से करना पड़ रहा है, स्ट्रेस बेस्ड अप्रोच का यूज हमें हाई साइकिल फटीग में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लो साइकिल फटीग इज योर ऑलमोस्ट प्लास्टिक. इसमें जो फेलियर होगा वो जो है इलास्टिक तो बहुत कम होगा, प्लास्टिक ज्यादा होगा. ठीक है, इसको दैट्स व्हाई इट इज समटाइम्स कॉल्ड लो साइकिल फटीग इज आल्सो कॉल्ड प्लास्टिक फटीग. और इसमें जो हाई साइकिल फटीग है उसमें उस वाले रेंज में क्या हो रहा है, इलास्टिक फटीग बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी सी इलास्टिसिटी मिलती है. बट इन केस ऑफ लो साइकिल फटीग विच इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हाई स्ट्रेस इस रेंज से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है दैट इज वेरी हाई. ठीक है, और जो कंपोनेंट है वो कम, बहुत ही लो नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए हमारा काम करेगा. ठीक, दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसको बोलते हैं लो साइकिल फटीग एंड इसके ऊपर इसको बोलते हैं हाई साइकिल फटीग. द रेंज इज जनरली 10 के पावर 3 टू 10 के पावर 6. जो लाइन है हम लोग खींच रहे हैं डिफाइन करने के लिए, इट इज बिटवीन दीज. ओके, तो हम लोग जो चीज बेसिक फटीग फेलियर में हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं हाई साइकिल फटीग को. ओके, नाउ एक और चीज है जो समझने लायक है, वो ये है कि देखिए मैंने जैसे बताया कि इसमें जो एसन कर्व है हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वो स्टैटिकल इन नेचर है. ठीक है, यानी एक कोई सपोज करिए पहला स्पेसिमेन यहाँ ब्रेक डाउन करा, नेक्स्ट स्पेसिमेन में भी ब्रेक डाउन एट दिस स्ट्रेस वैल्यू, नेक्स्ट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस वैल्यू, नेक्स्ट दिस, इस तरह से कुछ फेलियर मिलेगा. ठीक, मतलब रैंडम पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बीच में हम लोग ये ग्राफ लाइंस को बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब इसके बीच से हम लोग लाइन को फिट करते हैं. ठीक है, बेसिकली अब ये क्या है, एक तरीके से एवरेज है इन पॉइंट्स का. ठीक है, ये लाइंस जो पास कर रही है वो एवरेज है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो है नहीं. ओके, तो जनरली हम लोग इसको हमने डिजाइन को सेव करने के लिए जो सारे के सारे फेलियर पॉइंट हमारे इसके अंदर आ जाए, उसकी वजह से क्या करते हैं हम इस ग्राफ को जो है सेंकर को थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इस तरह से. तो उससे क्या फायदा होगा हमारा, उससे फायदा ये होगा कि देखिए प्रॉब्लम कि सपोज करिए यहाँ पे ये एक सेम कंपोनेंट के लिए यहाँ पे कोई एसन कर्व है, इस तरह से क्या होगा, क्योंकि वो एवरेज है उसके कुछ आधे पॉइंट ऊपर पे होंगे, इसका मतलब एवरेज कोई लाइन जा रही है, अगर सपोज करिए ये कोई ऐसा इस तरह से लाइन गई या फिर प्लॉट गया, उसका पॉइंट्स का एवरेज करके आया है, तो कुछ पॉइंट नीचे होंगे, कुछ पॉइंट्स उसके ऊपर होंगे फेलियर पॉइंट्स. ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को इसके अंदर कंसिडर करने के लिए मैं इसको अगर प्लॉट को नीचे ले जाऊं इस तरह से,
तो इट इज गोइंग टू कम इनसाइड, ठीक। तो ये बहुत सारी, इसी वजह से हम लोग इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो अगर ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटी लाइंस बनी है, अगर सपोज करिए 300 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं, ठीक, ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटी लाइंस है, ये स्ट्रेट लाइन गई, तो ये जितना ज्यादा नीचे होगा उतने नंबर ऑफ साइकिल से कम दिखा रहा है, ठीक। यानी अगर जितना ज्यादा मैं नीचे को प्लॉट को खींचूंगा करूंगा तो नंबर ऑफ साइकिल वो कम दिखाएगा, ठीक है। आप डिजाइन के हिसाब से सोचिए कि आपका एक बार ग्राफ मिला है कोई, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट करा, उससे आपको करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ मिला, अगर आप उसको नीचे थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लें इसमें, उसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दें, सो आप यू आर गोइंग टू गेट इसके करस्पॉन्डिंग आप ये कह रहे हैं कि ये नंबर इतना, तो एक्चुअल ग्राफ से आपने कैलकुलेट करा है, उसको मैं थोड़ा अगर नीचे शिफ्ट कर दूं, सो ये नंबर ऑफ साइकिल इस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ साइकिल इज गोइंग टू, यू आर सेइंग दैट ये इससे नंबर ऑफ साइकिल कम बियर करेगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट इसको ग्राफ को नीचे शिफ्ट करने से हमें क्या मिल रहा है कि जो हम फेलियर पॉइंट्स है उसको कंसिडर कर पा रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे फेलियर पॉइंट्स, जितना ज्यादा आप इसको नीचे ले जाएंगे एक टाइम के बाद, ये आप 1% प्रोबेबिलिटी तक भी पहुंच सकते हैं कि ये 1% ही प्रोबेबिलिटी है कि ये कोई भी पॉइंट इसके बाहर होगा, ठीक है। सारे के पॉइंट्स इसके ऊपर होंगे, तो आप इससे इस तरह से आप अपने कह सकते हैं कि ये डिजाइन अब इसके करस्पॉन्डिंग सेफ हो गया, ठीक। सो दैट्स वाई जो हमारे डाटा बुक्स होती हैं, कई बार इसमें जो एक्चुअल जो आप प्लॉट मिलता है वो थोड़ा सा शिफ्टेड होता है डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, ठीक। तो ये कुछ बेसिक्स हैं दीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर से बता रहा हूँ, फटीग फेलियर इज द मोस्ट one of the most important type of failure in case of engineering, because of क्योंकि इसमें जो ये फिनोमिना है वो 90% मटेरियल्स के लिए फेलियर होता है, ठीक है। जो चीज 90 कोई भी फेलियर है, अगर सपोज करिए 100 तरह के फेलियर हो रहे हैं, उसमें से 90% जो फटीग 100 कंपोनेंट है, उसमें से 90% कंपोनेंट जो फटीग की वजह से फेल हो रहे हैं। सो दैट इट इज शोइंग दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the fatigue phenomena for engineering purpose, okay। So I think today we are going to end this lecture. These are some of the references which are used to make this presentation, and thank you.